हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। ये जो है आपका 2021 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आज करवाने वाले हैं। तो 2021 का सीटीपी का क्वेश्चन रहेगा। तो इसका सिलेबस जिसको नहीं पता है तो देख लीजिएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन रहता है, गणित से आपका 30 क्वेश्चन रहता है, पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद भाषा 1 में अगर आप हिंदी या इंग्लिश जो लीजिएगा उससे 30 रहेगा। उसके बाद भाषा 2 में हिंदी या इंग्लिश जो लीजिएगा उससे 30 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं है। तो पिता का यह कथन है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। उसके बाद है लैंगिक भेदभाव को कम करता है। उसके बाद है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, यानी कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं है। उसके पिता का यह कथन है। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका रूढ़िवादिता हो जाएगा कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं कि लड़के रोते नहीं, ठीक है, और लड़कियां रोते हैं तो इस तरह का व्यवहार नहीं करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता। तो लड़का लड़की का मतलब कंपेरिजन कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। उसके बाद है ज्ञान की संरचनाओं के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। उसके बाद है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा के बारे में आपको पूछ रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या बताता है, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निप्रेषित करना। उसके बाद है अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। उसके बाद है छात्रों के प्रत्याहार निष्कासन प्रवृत्ति पैदा करेगी। उसके बाद है अधिगम की प्रक्रिया अर्थहीन होगी। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका यह योजना क्या करने के लिए बता रहा है। तो ये जो है आपका अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना पर काम करेगी। इसके लिए ये क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये बताना है आपको बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है आपका विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के लिए द्वितीय कारक है। उसके बाद है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। नेक्स्ट हो जाएगा परिवार एवं जन संचार दोनों सामाजिक के द्वितीय कारक है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में हो जाएगा कि विद्यालय उसका क्या हो जाएगा, द्वितीय कारक हो जाएगा। अब परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या जोर देता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बहुलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। उसके बाद है
एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। उसके बाद है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। उसके बाद है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत किस पे जोर देता है, ये आपको बताना है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है बुद्धिमत्ता पे विभिन्न दशाओं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो किस नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रथा पूर्व, उसके बाद है प्रथागत, उसके बाद है उत्तर प्रथागत, उसके बाद है अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं तो नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो नैतिक विकास के कौन सा चरण को दर्शाएगा, नैतिक विकास के आपका प्रथागत चरण को दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण, उसके बाद है गुणारोपण, उसके बाद है अभिप्रेरणा, उसके बाद है संतुलीकरण। तो इसमें आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया डैश के महत्व पर जोर देता है। तो किस पे जोर देता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करता है। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही होगा। तो मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास के समीपक्ष क्षेत्र, स्कीमा मनोबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा मनोबंध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है क्या होगा। अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण, विचार सोच में केंद्रीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। उसके बाद है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। उसके बाद है विकास बहुआयामी होता है। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा हो जाएगा सही आपका, विकास बहुआयामी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सामवेदिक मूर्त अमूर्त, अमूर्त सामवेदिक मूर्त, मूर्त अमूर्त सामवेदिक, अमूर्त मूर्त सामवेदिक। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है आपको कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम क्या होता है। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेदिक मूर्त अमूर्त, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेदिक मूर्त अमूर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो ये आपको बताना है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका
अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। उसके बाद है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। उसके बाद है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। दूसरा ऑप्शन है अविभेदी समरूपी निर्देशों। उसके बाद है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। उसके बाद है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में हर बच्चों की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है मंदित छात्र। दूसरा ऑप्शन है विकलांग छात्र। तीसरा ऑप्शन है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। उसके बाद छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो दिव्यांगता के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है ये आपको बताना है। तो दिव्यांगता के लिए ये शब्द हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए देख लीजिएगा, नहीं बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल। ठीक है, ये तो करना चाहिए। उसके बाद है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी करना चाहिए। उसके बाद है शिक्षा शास्त्र और उसके बाद है व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ये तीनों करना चाहिए, लेकिन नहीं क्वेश्चन में, तो नहीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। तो नहीं क्या करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन का जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसे बच्चा समझे ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। काहे कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सृजनात्मक का पहचान का प्रमुख लक्षण आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। तो सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सृजनात्मक का पहचान का प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। उसके बाद है विविध विन्यासियों का उदाहरण लेना चाहिए। उसके बाद है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत करें। तो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को विविध विन्यासियों का उदाहरण लेने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विविध विन्यासियों का उदाहरण लेना चाहिए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर। उसके बाद है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। उसके बाद है समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। उसके बाद है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो समस्या समाधान क्षमताओं को जो है किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों को दंड देकर। दूसरा है
प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, उसके बाद है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, उसके बाद है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर्मिंदगी, तो शर्मिंदगी का इसमें क्या डैश, शर्मिंदगी के आगे क्या कौन सा मतलब ऑप्शन लगेगा, ये आपको बताना है। शर्मिंदगी डैश का संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो शर्मिंदगी क्या हो जाएगा? शर्मिंदगी का जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 ही हो जाएगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शर्मिंदगी से संज्ञान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, उसके बाद है अनुकरण, नकल और दोहराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। उसके बाद है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को एक दूसरे से अलग कर सकती है। उसके बाद है अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि एक अध्यापिका है, उसको क्रियाकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करने चाहिए। तो किस आधार पर करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रुटियों की समझ करना चाहिए। उसके बाद अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, तो त्रुटियों का समझ करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटियों की समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, उसके बाद है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, उसके बाद है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसमें आपको ये बताना है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगा, ये बताना है आपको। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यानी कि लिंक नहीं करके डायरेक्ट मतलब टुकड़ा टुकड़ा में बताएगा, तो वो थोड़ा कठिनाई हो जाएगा समझने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, उसके बाद कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं ज्ञान की संरचना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है योग्यता सुधार्य है, उसके बाद योग्यता अटल है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता और नियंत्रित है। तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता सुधार्य है, योग्यता सुधार्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी
परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं। संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी कौन सा करेगा, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, उसके बाद है बारंबार परीक्षाएं, उसके बाद अन्वेषण और संवाद। तो निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में कल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो अन्वेषण और संवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, उसके बाद है स्वनियमन, उसके बाद है आत्म केंद्रितता, उसके बाद है मनोवैज्ञानिक विकार। तो इसमें राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि एक कार्य जो है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार यह किस तरह के व्यक्तिगत वाक्य को दर्शाता है? तो यह जो है नियमन का करता है व्यक्तिगत वाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वनियमन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को निम्नांकित करना चाहिए, उसके बाद है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, उसके बाद है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, उसके बाद है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रत्यारोपित किया जा सकता है? तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवांशिकता पर, न पर्यावरण पर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक पर। तो बच्चों के विकास का व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रत्यारोपित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था CDP का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।